चांदनी चौक में पहले ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पार्किंग की सुविधा कभी भी सुविधाजनक नहीं रही। मगर यहाँ पर पार्किंग की सुविधा ना होने की वजह से भी अंदर सारे व्हीकल को अलाउ था। क्योंकि राजनीति में क्या है, जैसे अभी आपने कहा, राजनीति इस समय धन कमाने का जरिया बन गया है। धन कमाने के जरिए में जब आप समाज सुधार को लाते हैं तो उसमें आपको सहयोग मिलने में एक चुनौती पेश होती है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी होते थे लाला श्यामलाल, वो यूनियन रेलवे मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने बहुत कड़वे शब्दों में ये कहा था कि गाय की पूंछ पकड़ने से लाला रामगोपाल शाल्वले कुछ नहीं होता, अगर कुछ करना चाहो तो चुनाव में आप राजनीति में आकर करिए। अपना कैंडिडेट समर्थन इसलिए दिया था कि अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया था। तो उन्होंने कहा हम अगर आपस में लड़ेंगे तो सारे वोट कटेंगे। तो लाला श्यामनाथ की जो चुनौती थी उसको स्वीकार करते हुए लाला रामगोपाल शाल्वले ने अपने कैंडिडेट यहाँ से नॉमिनेशन हुआ था। तो उस नॉमिनेशन में श्यामनाथ को ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि लाला रामगोपाल शाल्वले उनको पराजित कर सकते हैं। समाज सुधार का अगर आपको करना हो और राजनीति में जाना हो तो राजनीति अग्नि परीक्षा है। देखिए, जो भी चुनाव लड़ा जाता है उसमें जो वोटर होता है वो हमेशा पार्टी की बजाय प्रतिनिधि को महत्व देता है, क्योंकि प्रतिनिधि ही उसके व्यक्तिगत संपर्क में आ सकता है जब भी कोई शिकायत हो। अगर प्रतिनिधि का ये उद्देश्य होगा कि उसने समाज सेवा करनी है और उसकी छवि ऐसी होगी, तो निश्चित रूप से है कि उसको सारे जन समुदाय का समर्थन प्राप्त होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। समाज सेवा का जो कार्य है ये संसद भवन में जाने पर भी उतना पूर्ण नहीं हो पाएगा जितनी आपने अपेक्षा कर रखी है, क्योंकि एक बार संसद भवन में जाने पर पूरा देश का ध्यान संसद भवन में जाता है। यहाँ का जो वक्तव्य है वो पूरे देश में सुना जाता है, मगर उसमें क्या है, आप सारे सदस्यों का संगठित होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, प्रणाम, सत बहुमत में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐतिहासिक दुकान पे बैठे हैं। राम गोपाल जी सॉल वाले जी के दुकान पे बैठे हैं। इनका एक इतिहास है, ऐतिहासिक व्यक्ति के दुकान पे बैठे हुए हैं। वो तो अभी नहीं है, लेकिन उनकी तीसरी पीढ़ी से हम बात कर रहे हैं। सर, आप अपना नाम और अपना थोड़ा परिचय बताइए। मैं लाला रामगोपाल जी का पोता हूँ जी। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं इस दुकान पे पिछले 30 साल से बैठ रहा हूँ। ये दुकान सन 40 में स्थापित हुई थी और हमारे पिताजी इस दुकान पे बैठा करते थे, लाला ओंकारनाथ जी। तो वहाँ से आप माने उसके बाद पिताजी के बाद से आप टेक ओवर किए। एक और चीज़ हमको पता चला कि आपके जो दादाजी थे वो यहाँ चांदनी चौक से तीसरे सांसद चुने गए थे। ज़रा उनके बारे में आप थोड़ा हमको विस्तार से बताइए। देखिए, स्वाभाविक रूप से तो वो आर्य समाज के नेता थे। उनका जो मुख्य योगदान रहा वो सामाजिक सुधार में ही था। मगर उस समय जो गोहत्या आंदोलन की जो चर्चा हुई थी, उस समय माहौल ऐसा बना जो सारा हिंदुत्व एकत्रित हो गया था। तो उस समय कांग्रेस के जो प्रत्याशी होते थे लाला श्यामलाल, वो यूनियन रेलवे मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने बहुत कड़वे शब्दों में ये कहा था कि गाय की पूंछ पकड़ने से लाला रामगोपाल शाल्वले कुछ नहीं होता, अगर कुछ करना चाहो तो चुनाव में आप राजनीति में आकर करिए। तो हिंदुत्व ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। सारा हिंदुत्व इस मुद्दे पे एकत्रित हो गया था। तो ये पूरी मित्रमंडली ने ये सलाह दी थी कि आप राजनीति में आइए। वो राजनीति में कभी भी नहीं आना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ये इसको हिंदुत्व का मुद्दा बना था, इसीलिए उनको सारे हिंदुत्व ने, यहाँ तक कि जनसंघ ने भी अपना कैंडिडेट समर्थन इसलिए दिया था कि अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया था। तो उन्होंने कहा हम अगर आपस में लड़ेंगे तो सारे वोट कटेंगे। तो लाला श्यामनाथ की जो चुनौती थी उसको स्वीकार करते हुए लाला रामगोपाल शाल्वले ने अपने कैंडिडेट यहाँ से नॉमिनेशन हुआ था। तो उस नॉमिनेशन में श्यामनाथ को ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि लाला रामगोपाल शाल्वले उनको पराजित कर सकते हैं। लेकिन जब सारा हिंदुत्व का पूरा जड़ जन समुदाय उमड़ पड़ा एक साथ और लाला श्यामनाथ की पराजय हुई, तो ये एक बहुत बड़ी उस समय जीत हुई थी, जो गो हत्या आंदोलन का एक सफल प्रयास माना गया। अच्छा, इनके बारे में ये भी, जैसे आप बोले कि ये हिंदुत्व इकट्ठे हो गए, लेकिन ये आपके दादाजी जो थे
वो जैन मुनियों के लिए भी लड़ते थे, जबकि खुद आर्य समाजी होते हुए भी हिंदू मंदिरों के लिए बचाव के लिए अंग्रेज़ों तक से भिड़ गए थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमको बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये इसमें क्या है, जब अंग्रेज़ों का राज था तो अंग्रेज़ जज ने राम गोपाल शॉलवलों से यही पूछा था कि आप आर्य समाजी होते हुए इनका समर्थन क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा हम आपके लिए अलग अलग हैं मगर हम घर में एक ही परिवार हैं। जब हमारा परिवार एक है तो हम आपस में एक से जुड़े हुए हैं। तो हमारे लिए ना जैनी अलग है, ना सनातनी अलग है, ना आर्य समाजी अलग हैं। हम आप लोगों के लिए अलग हैं मगर हमारा परिवार भारत राष्ट्र में एक ही है। हम सब हिंदुत्व को मानते हैं। सारा सनातन धर्म, आर्य समाजी और ये जैनी जो है, ये सारा हिंदुत्व ये एक ही है। ये आप लोगों के लिए अलग अलग संप्रदाय हैं मगर हमारे लिए सब एक ही हैं। इसलिए जो भी कोई आंदोलन होता है हम सब उसमें संगठित होकर, एकत्रित होकर उसका मुकाबला करते हैं। बिल्कुल, जो कितना कितना अच्छा विचार था आपके दादाजी का। आज देखिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है। अरे हम लोग एक जगह रहते हैं, एक व्यवहार है हम लोगों का, तो इसको बरकरार रखने की ज़रूरत थी। और आपके दादाजी इतने अच्छे थे कि वो अपने आप को हमेशा, हमको जो रिसर्च में पता चला कि वो हमेशा समाज सेवी पहले थे, समाज को लेके चलने वाले थे, सबको समाहित करके लेके चलने वाले थे। और किसी ने चुनौती दी तो राजनीति में आए, और उसके बाद फिर राजनीति छोड़ के फिर समाज सेवा में ही लग गए। मैं आपको एक लोकसभा का एक उदाहरण देता हूँ कि जब ये लोकसभा के मेंबर थे तो ये अक्सर लंच के बाद वापस आ जाया करते थे। तो लंच से पहले ही वहाँ जाते थे। तो एक दिन ये, जैसे आपने हिंदू मुस्लिम का बताया, तो उस दिन हिंदू मुस्लिम का ही डिबेट होना था। तो उस समय जो इनके सहयोगी थे उन्होंने ये कहा कि आज आप लंच के बाद ही यहाँ पर आना, क्योंकि अक्सर आप लंच के बाद चले जाते हो। आज जो डिबेट होगी वो लंच के बाद होगी। उस समय की प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी वो भी उस समय संसद भवन में उपस्थित थी। तो लाला रामगोपाल शालवले उस दिन विशेष रूप से भोजन अवकाश के बाद वहाँ उपस्थित रहे। तो जो मुस्लिम उम्मीदवार था उन्होंने अपनी सारी बात बहुत ज़ोर शोर से इस बात को कही, क्योंकि उनसे पहले उनसे ही प्रश्न पूछा गया था। जब उन्होंने सारी बात कह दी तो सारा हिंदू जो वर्ग था वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगा। तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तो हमारे दादाजी को उन्होंने कहा आप कुछ बोलिए, क्योंकि ये तो ऐसे तो हिंदुत्व के ऊपर, संसद भवन के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रहार है। तो उन्होंने खड़े होते ही सीधा ही ये शब्द बोला कि मैं जो अभी सज्जन मुस्लिम समुदाय को संबोधित कर रहे थे, मैं उनसे ये प्रश्न करता हूँ, वो भारत राष्ट्र को दारुल हरम मानते हैं या दारुल इस्लाम मानते हैं। अभी उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था। वो जो प्रतिनिधि थे संसद में, वो एकदम से अपने सारा एकत्रित सामान उठाकर संसद से भाग चले गए। इंदिरा गांधी संसद भवन में उपस्थित थी, वो बहुत हैरान हो गई। वो कह रही हैं ऐसी क्या बात हुई। उन्होंने कहा लाला रामगोपाल शालवले, आपने जो अभी कहा इसको विस्तार से समझाइए, आपने ऐसा क्या बोला। उन्होंने कहा दारुल हरब और ये दारुल इस्लाम इनके कुरान में लिखा हुआ है। दारुल हरब उसको बोलते हैं जैसे दांतों के बीच में ज़ुबान होती है, जहाँ पर आप माइनॉरिटी में हो वहाँ बहुत मिलजुल के रहो और किसी को भी कुछ भी ना कहो, बिल्कुल ऐसे रहो जैसे आपका भाईचारा हो। इसको बोलते हैं दारुल हरब। उसने कहा दारुल इस्लाम ये होता है कि जहाँ आप मेजॉरिटी में हो वहाँ क्या है, ये दूसरे समुदायों को काफिर बोलते हैं, ये शायद सब लोग जानते हों। तो काफिरों पे अत्याचार करना, काफिरों को दबाना, ये इनके धर्म में दारुल इस्लाम बोला जाता है। तो मैंने ये इससे प्रश्न किया था कि आप भारत राष्ट्र को क्या मानते हैं, क्या भारत राष्ट्र दारुल हरब है या दारुल इस्लाम है। तो ये जो प्रश्न था ये सबको बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित लगा कि ये बात सुनते ही वो मुस्लिम समुदाय के जो वो इतनी ज़ोर शोर से प्रचार कर रहे थे, वो बिना जवाब दिए ही संसद भवन से चले गए। इसका जवाब उनको देने नहीं बन पाया। मैंने क्वेश्चन ही इतना शानदार था कि वो लोग मैंने अपने आप को लेके भाग गए, बात नहीं कर पाए। मैंने इतनी समझ थी, चूँकि आपके दादाजी समाज सेवा करते थे, समाज के बीच में रहते थे, तो उनको किसी दूसरे से सोर्स इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो दिन भर में कितने लोगों से मिलते रहे होंगे, गरीब से, अमीर से, यहाँ मैंने तमाम जगह जाते रहते थे। और एक मेरा, अब थोड़ा सा हम ट्रैक चेंज करेंगे। एक सतदेव चौधरी जी हैं जो सत बहुमत पार्टी लाते हैं।
वो इस बार चांदनी चौक से चुनाव लड़ना भी चाह रहे हैं। लेकिन उनका भी जो, जैसे आपके दादाजी का कहना है कि राजनीति सिर्फ माने जरिया बहुत लोग आजकल समझ लिए हैं कमाने का, लेकिन राजनीति सेवा भाव का होता है। तो उसी रास्ते पे वो जाना चाह रहे हैं। उनका मानना है कि पब्लिक के वोट से सरकार बने, न सांसद के खरीद फरोख्त से बने, न गठबंधन की सरकार बने। आप लोग उससे सहमत हैं? आपको पर्ची भी दिए थे, आप पढ़े भी होंगे। देखिए ऐसा है, समाज सुधार का अगर आपको करना हो और राजनीति में जाना हो तो राजनीति अग्नि परीक्षा है। क्योंकि राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है उससे आप अपने आप को उसमें जोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि समाज सुधार के लिए आपको जो भी विचार होगा उससे बाकी जितने भी सदस्य हो बहुत संभव है उनकी असहमति हो। क्योंकि राजनीति में क्या है, जैसे अभी आपने कहा, राजनीति इस समय धन कमाने का जरिया बन गया है। धन कमाने के जरिए में जब आप समाज सुधार को लाते हैं तो उसमें आपको सहयोग मिलने में एक चुनौती पेश होती है। तो आपको उसमें उन सभी सदस्यों को संगठित करना पड़ेगा जो ऐसी भावना से प्रेरित हैं। जब तक वो ऐसी भावना से सारे जने प्रेरित नहीं होंगे, ये समुदाय पूरा एकत्रित नहीं होगा। ये समाज सेवा का जो कार्य है, ये संसद भवन में जाने पर भी उतना पूर्ण नहीं हो पाएगा जितनी आपने अपेक्षा कर रखी है। क्योंकि एक बार संसद भवन में जाने पर पूरा देश का ध्यान संसद भवन में जाता है। यहाँ का जो वक्तव्य है वो पूरे देश में सुना जाता है। मगर उसमें क्या है, आप सारे सदस्यों का संगठित होना बहुत ज़रूरी है। जब सारे सदस्य संगठित हो जाएंगे तब ये जब प्रचार होगा तब इसका महत्व बहुत अधिक हो जाएगा। बिल्कुल। सदैव चौधरी जी, वही मैंने आप लोगों से, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जो सज्जन हैं, उन लोगों से मिलके अपने सहयोग के लिए हम लोगों को भेजे हैं। फिर हम लोग उनको बुला के भी आप लोगों से मिलवाएंगे। और उनका यही मत है कि देखिए, आज हम इतने सालों से हर चीज़ नया करते हैं। जब ये शॉप है, आपका दुकान है, इसमें भी कई बार रिपेयर होते रहता है। तो हमारे सिस्टम में लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी मजबूत करने के लिए वो भी बोले कि हम माने सफल एक कारोबारी हैं। लेकिन उनका ये नहीं है कि माने हम ऐसे ही जैसे आ जाएं। हम लोगों के सहयोग लें, अच्छे लोगों, बुद्धिजीवियों को जोड़ें और उनसे बातचीत करके जो भी निर्णय हो वो करके चांदनी चौक से लड़े चुनाव। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग उनका सहयोग देंगे। देखिए, जो भी चुनाव लड़ा जाता है उसमें जो वोटर होता है वो हमेशा पार्टी की बजाय प्रतिनिधि को महत्व देता है। क्योंकि प्रतिनिधि ही उसके व्यक्तिगत संपर्क में आ सकता है जब भी कोई शिकायत हो। अगर प्रतिनिधि का ये उद्देश्य होगा कि उसने समाज सेवा करनी है और उसकी छवि ऐसी होगी तो निश्चित रूप से है कि उसको सारे जन समुदाय का समर्थन प्राप्त होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। अच्छा सर, आप इसको चौथी पीढ़ी को सौंप सौंप चुके हैं दुकान, जी जी तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। जी और एक चीज़ थोड़ा आप हमको बताइए कि चांदनी चौक आप तो 30 साल से खुद बैठ रहे हैं, जी जी और लगभग 20-22 साल से हम भी देख रहे थे। पहले जी 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 पहले बहुत माने कंजस्टेड हुआ करता था, माने गंदगी उतनी। हाँ जी जी तो आप थोड़ा पहले से लेके और अब तक जो परिवर्तन हुआ है चांदनी चौक में, ये जगह में परिवर्तन और लोगों के भाईचारे में जो परिवर्तन हुआ है, दोनों पे थोड़ा प्रकाश करें। देखिए, चांदनी चौक में पहले ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि यहाँ पार्किंग की सुविधा कभी भी सुविधाजनक नहीं रही। मगर यहाँ पर पार्किंग की सुविधा ना होने की वजह से भी अंदर सारे व्हीकल को अलाउड था। जैसे कार, स्कूटर वगैरह सब व्हीकल अलाउड थे। मगर जब से ये नई सड़क बनी है, चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण हुआ है, जिसे इन्होंने सौंदर्यीकरण कहा है, वो कुछ हद तक सिद्ध होता है। क्योंकि वर्षा के दिनों में अब पानी नहीं भरता है। क्योंकि जो सीवर लाइन नहीं डाली गई है उसकी वजह से वर्षा का पानी अब यहाँ नहीं भर रहा। उसमें इन्होंने क्या किया है कि जो भी ट्रैफिक है उसमें मोटर व्हीकल जो है उसका सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक वो, हाँ, उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। उससे क्या है, जो पैदल चलने वाले जो यात्री हैं या जो यहाँ ग्राहक हैं उनको इससे बहुत सुविधा होती है। क्योंकि जब अंदर सड़क है और उसमें अगर ट्रैफिक खड़ा हुआ है तो उसमें चलने वालों को बहुत असुविधा होती है। तो पहले ये असुविधा बहुत ज़्यादा थी, ये असुविधा अब भी है, लेकिन क्योंकि अब खाली रिक्शा की वजह से है तो अपेक्षाकृत आप इसे कम असुविधा मान सकते हैं। क्योंकि मेट्रो ने जो नवीनीकरण किया है उससे यात्रियों को यहाँ आने के एक साधन उपलब्ध हुआ है। सर, लेकिन इसको चांदनी चौक के हम अपने नज़रिए से देखते हैं
तो ये मिनी इंडिया लगता है, जी क्योंकि जैन मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर, फिर चर्च, फिर उधर मस्जिद, सर्वधर्म है यहाँ पर जी। सर्वधर्म है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ शुरू में क्या है, सबसे पहले गौरीशंकर मंदिर है और उसके बाद गौरीशंकर के मंदिर के बाद ही है ये जैन मंदिर। सबसे पहले जैन मंदिर है, फिर गुरुद्वारा गौरीशंकर मंदिर, उसके बाद गुरुद्वारा, सामने चर्च है और चर्च के पिछली तरफ आर्य समाज दीवान हाल है। तो ये सर्वधर्म समुदाय का एक केंद्र ऐसा है जहाँ पर सभी व्यक्ति मिल भाव से, एक संभाव से यहाँ पर व्यापार करते हैं और यहाँ पे निवास करते हैं। और एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि चांदनी चौक में माने पूरा, माने ये मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर जैसे और भी मार्केट हैं, लोग मूल निवासी यहाँ जो लोग रहते हैं, आप भी यहीं के मूल निवासी हैं, तो माने ऐसा भाईचारे में यहाँ कोई कभी दिक्कत नहीं हुई है ऐसे? देखिए, जहाँ व्यापार होता है वहाँ सहयोग होता है, व्यापार में कभी भी असहयोग नहीं होता है। ये आपको जो सहयोग मिलेगा ये इस बात का सूत्र है कि यहाँ पर सारे जितने भी धार्मिक प्रतिष्ठान हैं उनके सबके केंद्र यहाँ उपस्थित हैं और ये आज से उपस्थित नहीं है, 100 वर्ष पुराने, उससे भी ज़्यादा पुराने उपस्थित हैं। तो ये इस बात का संकेत है कि ये जो धरोहर है ये आज भी विरासत के रूप में यहाँ विद्यमान है। अच्छा, देखिए न, आप लोगों को एक चीज़ और बता देते हैं दर्शकों को कि देखिए चांदनी चौक बहुत यहाँ विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं और देश के तो तमाम कोने से लोग आते ही आते हैं, तो वो यहाँ अगर घूम ले तो लगेगा कि हाँ पूरा भारत भ्रमण कर लिए। और जिन लोगों को भारत के बारे में गलत छवि पता है वो यहाँ आके लोगों से मिलके बातचीत कर सकते हैं। एक सर ने बहुत अच्छी बात कही कि जहाँ व्यापार है वहाँ सहयोग है, क्योंकि आप एक दूसरे से परस्पर मिलते हैं तो सहयोग भी करते हैं और सबका ख्याल भी रखते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसको देखिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम पे इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिए। हम आप के लिए और भी तमाम काम करते रहेंगे, और भी लोगों से बातचीत करते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे। और एक ऐतिहासिक दुकान पे जो हम लोग बैठे हैं ये और अपने आप में गौरवान्वित कर देता है और इनका समर्थन मिलना सचदेव चौधरी जी को ये बड़ी बात है। तो मैं प्रतिष्ठान की तरफ से, राम गोपाल शालवालों की तरफ से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे विचार सब तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। मैं अपने पूरे परिवार की ओर से आपका आभार करता हूं। धन्यवाद। अब हम आप लोग वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। नमस्कार, प्रणाम। चांदनी चौक में पहले ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पार्किंग की सुविधा कभी भी सुविधाजनक नहीं रही, मगर यहाँ पर पार्किंग सुविधा ना होने की वजह से भी अंदर सारे व्हीकल को अलाउ था। क्योंकि राजनीति में क्या है, जैसे अभी आपने कहा, राजनीति इस समय धन कमाने का जरिया बन गया है। धन कमाने के जरिए में जब आप समाज सुधार को लाते हैं तो उसमें आपको सहयोग मिलने में एक चुनौती पेश होती है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी होते थे लाला श्यामलाल, वो यूनियन रेलवे मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने बहुत कड़वे शब्दों में ये कहा था कि गाय की पूंछ पकड़ने से लाला रामगोपाल शालवाले कुछ नहीं होता, अगर कुछ करना चाहो तो चुनाव में आप राजनीति में आकर करिए। अपना कैंडिडेट समर्थन इसलिए दिया था कि अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया था, तो उन्होंने कहा हम अगर आपस में लड़ेंगे तो सारे वोट कटेंगे। तो लाला श्यामनाथ की जो चुनौती थी उसको स्वीकार करते हुए लाला रामगोपाल शालवाले ने अपने कैंडिडेट यहाँ से नॉमिनेशन हुआ था। तो उस नॉमिनेशन में श्यामनाथ को ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि लाला रामगोपाल शालवाले उनको पराजित कर सकते हैं। समाज सुधार का अगर आपको करना हो और राजनीति में जाना हो तो राजनीति अग्नि परीक्षा है। देखिए, जो भी चुनाव लड़ा जाता है उसमें जो वोटर होता है वो हमेशा पार्टी की बजाय प्रतिनिधि को महत्व देता है, क्योंकि प्रतिनिधि ही उसके व्यक्तिगत संपर्क में आ सकता है जब भी कोई शिकायत हो। अगर प्रतिनिधि का ये उद्देश्य होगा कि उसने समाज सेवा करनी है और उसकी छवि ऐसी होगी तो निश्चित रूप से है कि उसको सारे जन समुदाय का समर्थन प्राप्त होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। समाज सेवा का जो कार्य है ये संसद भवन में जाने पर भी उतना पूर्ण नहीं हो पाएगा जितनी आपने अपेक्षा कर रखी है, क्योंकि एक बार संसद भवन में जाने पर पूरा देश का ध्यान संसद भवन में जाता है। यहाँ का जो वक्तव्य है वो पूरे देश में सुना जाता है।
मगर उसमें क्या है, आप सारे सदस्यों का संगठित होना बहुत ज़रूरी है।